हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि सेंटेंस के जो पार्ट है वो प्रेडिकेट होते हैं, सेंटेंस एक सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, ये हमने समझा। हमने कहा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कहा सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। तो सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और डूअर नहीं भी हो सकता है, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब के प्रेडिकेट नहीं बन सकता। उसके बाद हमने ये भी कहा कि सेंटेंस का भी जो मेन पार्ट होता है वो मेन वर्ब ही होता है। बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है हमारे पास 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ ग्रामेटिकल ही फॉर्म में चेंज होगा। उसके फंक्शन क्या होता है? तो सेंटेंस जो है 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया, एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एक कैटेगराइजेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि वह किसका फंक्शन कर रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो पहले क्या पढ़ते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो जैसे हमने लिखा कि क्या लिखा कि द मैन bought a book for 500 ठीक। मैन है जो बुक खरीदा, कितने रुपए का? 500 रुपए का। ठीक, तो हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके बारे में हम बात करें। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हमको पता लगता है कि हम बात कर रहे हैं इस मैन के बारे में, कि इस मैन ने क्या किया, मैन ने क्या किया और उसने क्या किया, हमने इस पार्ट में बताया है। तो सेंटेंस का 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया उसका सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट हो गया उसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट हो गया जिसमें हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं? हम सब्जेक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं कि उसने खरीदा, उसने खरीदने का एक काम किया। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ठीक, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। क्यों एक प्रेडिकेट है? इसके बारे में बात कर रही तो सब्जेक्ट हो गया, और ये प्रेडिकेट क्यों है? क्योंकि हमने इसी के बारे में बात किया है। और प्रेडिकेट का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है? वर्ब। तो हमारे पास एक वर्ब भी है, तो इसलिए ये हमारा क्या है? सेंटेंस है। ये क्या है? हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, जो कि बता रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है, तो वो बाउट का एक्शन परफॉर्म किया है। ये सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस का मेन पार्ट क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, 2 पार्ट हो गया, ये सेंटेंस हो गया। और ये कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस हो गया। अब एक और हम एग्जांपल लिखते हैं। हम लिखते हैं कि द मैन एंड हिज friends went to the city। हम लिखा था मैन एंड हिज फ्रेंड वेंट टू द सिटी। तो इस सेंटेंस में देखें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द मैन के बारे में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस सब हिज फ्रेंड के बारे में भी। तो हमारे पास यहाँ 2 सब्जेक्ट हो गए, ये हो गया सब्जेक्ट 1, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट 2। हमारे पास कितना सब्जेक्ट हो गया? 2 सब्जेक्ट। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
हम इस मैन के बारे में भी बात कर रहे हैं और उसके दोस्त के बारे में भी बात कर रहे हैं। और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? उसके बारे में हम एक कॉमन बात कर रहे हैं। वो कॉमन बात क्या है कि दोनों जो है, मैन और उसके फ्रेंड दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम है? वो ये काम है कि दोनों को दोनों कहाँ गए हैं? सिटी गए हैं। तो हमने दो सब्जेक्ट लिखा, हमने सब्जेक्ट तो दो लिखा, बट उसके लिए हमने प्रेडिकेट कॉमन लिखा। प्रेडिकेट एक ही लिखा, प्रेडिकेट एक ही लिखा है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट 1 है और ये जो सब्जेक्ट 2 है, उसको हमने क्या किया है, जो एंड होता है वो कंजंक्शन होता है, इसको हमने ये दो कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया है, तो हम इसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट दो है, बट हमारे और जो उसके लिए जो प्रेडिकेट यूज हुआ है वो एक ही है। सब्जेक्ट भले दो है, बट उसके लिए एक कॉमन प्रेडिकेट यूज हुआ है, एक ही प्रेडिकेट यूज हुआ है, इसलिए एक यह सिंगल सेंटेंस है। ये क्या है? सिंगल सेंटेंस है, क्या? सिंगल सेंटेंस है। भले सब्जेक्ट दो है बट प्रेडिकेट कॉमन है, इसलिए हमने इसको बोल दिया क्या? कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्यों बोला हमने? दो सेंटेंस क्यों नहीं बोला? क्योंकि दोनों के लिए एक कॉमन प्रेडिकेट यूज हुआ है और इसको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। तो अगर हम दो नाउन को एंड कंजंक्शन से कनेक्ट कर देते हैं, तो एंड कंजंक्शन से कनेक्ट करने के बाद वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, वो कॉम्बिनेशन जो है, उसको कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ये जो दो नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लिखते हैं। हम कह रहे हैं मोहन went to the city. Mohan went to the city and searched for the job. हमने कहा मोहन went to the city and searched for the job there. दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा देख के आते हैं। एक मिनट, अब दिख रहा है? तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें, हमें क्या लिखा है? मोहन। मोहन मोहन क्या कर रहा है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या कर रहा है? तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह सिटी गया, वह सिटी गया। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट 1। उसके बारे में हमने एक बात बोल दिया कि वह सिटी गया, और उसके बाद हमने एक और बात बोला, वो सर्च फॉर द जॉब। तो वो दो काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ दो वर्ब है, ये हो गया वर्ब 1 और ये हमारे पास हो गया वर्ब 2। हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ वर्ब बराबर नंबर ऑफ प्रेडिकेट। तो हमारे पास यहाँ कितने प्रेडिकेट हो गए? दो प्रेडिकेट हो गए, दो प्रेडिकेट हो गए, क्योंकि हमारे पास वर्ब दो है। बट इस दोनों प्रेडिकेट को के लिए हमने एक कॉमन सब्जेक्ट यूज किया है। इस दोनों प्रेडिकेट के लिए हमने एक कॉमन सब्जेक्ट यूज किया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तो हमको क्या पता चला? यहां हमने दोनों सब्जेक्ट के लिए कॉमन प्रेडिकेट यूज किया था, तो सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया था। यहां हमने दो प्रेडिकेट के लिए कॉमन सब्जेक्ट यूज किया, तो प्रेडिकेट कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। और हम ये बोल रहे हैं, ये जो तीनों का तीनों सेंटेंस है, ये सब सिंपल सेंटेंस है, ये सब सिंपल सेंटेंस है। तो अब हम सिंपल सेंटेंस का डिफिनेशन देते हैं। तो हम सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। बोलोगे सर यहाँ तो दो प्रेडिकेट है, तो ये दो प्रेडिकेट नहीं हुआ, ये हो गया एक कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि एक कॉमन सब्जेक्ट इसके लिए यूज हुआ है। हम इसको क्या बोलेंगे? ऐसा सेंटेंस जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ये जितने भी हैं वो सब सिंपल सेंटेंस हैं। ठीक, हम लोग समझ गए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसके पास एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो, ये क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट ही है, जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। एक प्रेडिकेट है और ये एक ही सब्जेक्ट है, इसको दो सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये
ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट मिलके कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया और ये सिंगल सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसके पास एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने इस कॉमन सब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया, इस दो प्रीडिकेट के लिए हमने कॉमन सब्जेक्ट यूज किया, इसलिए भी क्या बन गया, कॉमन कंपाउंड प्रीडिकेट। तो ये सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस किसको बोलेंगे, अब हम डेफिनेशन लिखते हैं, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। प्लीज लिखिए। हमने कहा क्या, सिंपल सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस which has a sentence which has क्या, sentence which has क्या, one subject and one predicate called simple sentence। तो वो एग्जाम्पल हम लोग ने देख चुका है, वही 3 एग्जाम्पल है। तो वो जो सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट जो है वो सिंपली सिंपल सब्जेक्ट हो, तो वन वर्ड सब्जेक्ट भी हो सकता है और कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार एक सिंगल प्रेडिकेट हो सकता है, वो कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकता है, वो हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कौन सा सेंटेंस, अब हम पढ़ते हैं कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने से पहले कुछ और हम जानना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जो कंजंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ कंजंक्शन की जरूरत है, तो थोड़ा हम कंजंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो जो कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन क्या करते हैं, एक कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। कंजंक्शन क्या है, इट इज कनेक्टिंग वर्ड। तो कंजंक्शन जो है वो कनेक्टिंग वर्ड है, वो क्या करता है, ये काम करता है कनेक्ट करने का, चाहे दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा होगा या फिर दो फ्रेज को कनेक्ट कर रहा होगा या फिर दो क्लाउज को कनेक्ट कर रहा होगा। इट इज कनेक्टिंग वर्ड, इट कैन कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। तो ये दो या दो से ज्यादा वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को कनेक्ट कर सकता है। ठीक, ये हमने समझ लिया, ये कनेक्ट करने का काम करता है। अब कंजंक्शन दो प्रकार का होता है, आगे पता चल जाएगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, पहले से पहले ये समझते हैं। तो हमें ये समझा, ये कनेक्टिंग वर्ड है और एक कनेक्टिंग वर्ड है, और ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है दो वर्ड को, दो फ्रेज या दो क्लॉज को। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक, तो कंजंक्शन कितने टाइप होते हैं, दो टाइप, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको बोलते हैं, कंजंक्शन दैट connect same rank of structure, वह कंजंक्शन जो सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करे। सेम रैंक से हमारा क्या मतलब है, सेम रैंक से हमारा क्या मतलब है, सेम रैंक से मतलब है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करें
ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करे, नाउन है तो नाउन को नाउन से कनेक्ट करे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करे। मतलब जिसको कनेक्ट कर रहा है, अगर जैसे हमने यहाँ लिखा राम, ये अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो इस तरफ जो आएगा वो भी पर्सनल प्रोनाउन ही आएगा। जैसे ही एंड आई, ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो ये भी सब्जेक्ट ही होगा। तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगा। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि राम एंड गुड, क्यों नहीं लिख सकते हैं? जो राम हमने लिखा है ये एक नाउन है और ये जो गुड हमने लिखा है ये एक एडजेक्टिव है। हमने क्या कहा, नाउन को नाउन से, नाउन और एडजेक्टिव को नहीं कनेक्ट करेगा। तो ये हमने समझ गया, इस सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेगा। तो ये सही है, राम एंड श्याम लिख सकते हैं। बट ये जो हमने लिखा है ये गलत है। ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या मतलब, ये हम समझ गए। ये क्या क्या होते हैं? ये हो गए हमारे फैन, BO वॉइस, फैन वॉइस। फैन से क्या मतलब है हमारा, पहले सबनेट कंजंक्शन के बाद हम देखेंगे, तो पहले इसको मिटा रहे हैं। फैन वॉइस, तो फैन वॉइस हो गया। तो F मतलब हो जाता है हमारा फॉर, A मतलब हो जाता है एंड, N मतलब हो जाता है नॉर, B मतलब हो जाता है बट, O मतलब हो जाता है और, Y मतलब हो जाता है येट और S मतलब हो जाता है सो। तो ये सारे, इतना ही हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसको छोड़कर जितने भी कंजंक्शन बच जाते हैं वो क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन है वो सारे के सारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये हमने समझ लिया। और है, एन ए से एंड है, एन से नॉर है, बी से बॉय है, ओ से और है, वाई से येट है, ऐसे सो हो गया। ठीक, इसको मैं लिख देता हूं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है ये हमने देख लिया। अब इसको बता रहे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये बस क्या होता है, अभी हम सब कंजंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत जरूरत है, बस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि यहाँ इसको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये जैसे एग्जांपल हो गया, इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, बिकॉज हो गया, वेदर हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारी वर्ड हैं। व्हेन हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। व्हाट हो गया, दैट हो गया, एज सून एज हो गया। तो ये सारे जितने भी बहुत सारे वर्ड हैं, ये सब क्या है, ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये सब सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। ये भी सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का ही काम करते हैं। तो सेंटेंसेस को, दो वर्ड को कनेक्ट करने का काम करते हैं, दो फ्रेज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। बट इसमें दोनों वर्ड सेम नेचर का हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कनेक्ट कराता है तो दोनों सेम नेचर का होना चाहिए, मतलब नाउन को नाउन से कंजंक्शन करें, बस इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो गया। अब ये सब लोग समझ गए। अब हम अब सेंटेंस लिखते हैं और कंपाउंड क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड क्लॉज क्या होता है? ठीक, तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो हम लोग को मिल गया। तो एक सेंटेंस पहले लिखते हैं, पहले एक सेंटेंस लिखते हैं। हम लिखा कि मोहन इनवाइटेड सोहन। हमने क्या लिखा कि मोहन इनवाइटेड सोहन बट, मोहन इनवाइटेड सोहन बट क्या,
बट सोहन डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। बट सोहन ने उसके इनविटेशन को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। हमने लिखा कि मोहन इनवाइटेड सोहन बट सोहन डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। तो यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ हमने एक सब्जेक्ट लिखा, एक सब्जेक्ट लिखा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट 1। उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, उसने क्या काम किया, उसने इनवाइट किया, उसने इनवाइट किया। तो ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। हमने कहा था एक वर्ब मतलब एक प्रेडिकेट। उसके बाद इसमें देखो, उसके बाद हमने एक क्या लिखा है, बट। ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा, हमने एक कंजंक्शन लिखा। देखो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, उसके बाद हमने एक कंजंक्शन लिखा। अब हम क्या लिख रहे हैं, बट क्या, सोहन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2। बट सोहन डिक्लाइंड, ये हो गया वर्ब 2। बट सोहन डिक्लाइंड हिज इनविटेशन, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट 2। तो यहाँ हमने 2 सेंटेंस लिख दिए, यहाँ हमने 2 सेंटेंस लिख दिए। तो ये जो हमने पहला सेंटेंस लिखा, ये जो हमने पहला सेंटेंस लिखा, इसका सब्जेक्ट है मोहन, जो कि इनवाइट करने का काम कर रहा है किसको, सोहन को। और हमने एक और सेंटेंस लिखा जिसका जो सब्जेक्ट है सोहन है, और ये क्या कर रहा है, डिक्लाइन करने का काम कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट ये है और ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट ये है जहाँ इस एक्शन के परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पिछले सेंटेंस जैसा ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट है और दोनों एक ही काम को परफॉर्म कर रहा है। ये अलग सब्जेक्ट है और ये अलग एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये अलग सब्जेक्ट है और ये अलग एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ जो हमने बट कंजंक्शन लिखा है, यहाँ जो हमने बट कंजंक्शन लिखा है, इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट करने के लिए लिखा है। क्या किया है, इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट करने के लिए लिखा है। ठीक, तो हम ये बोल रहे हैं, ये जो हमने लिखा है ना, एक हमने बोला क्लाउज है, ये क्या है, इसको हम बोल रहे हैं क्लाउज है। तो यहाँ से यहाँ जो हमें लिखा है, इसको भी हम एक क्लाउज बोल रहे हैं। यहाँ ये बट कंजंक्शन ना ही दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और ये बट कंजंक्शन ना ही 2 प्रेडिकेट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये जो बट कंजंक्शन है, ये सेंटेंस के ऐसे 2 स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ऐसे 2 स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का काम कर रहा है जिसके पास अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट है अलग अलग। इसके भी पास अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट। हमें क्या कहा, यहाँ जो बट कंजंक्शन, जैसे वो पिछला जो सेंटेंस हुआ था मोहन एंड माय फ्रेंड, तो मोहन और माय फ्रेंड, यहाँ सिर्फ 2 सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा था। एक और था जिसमें 2 प्रेडिकेट को कनेक्ट कर रहा था, बट यहाँ सेंटेंस के ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे पार्ट को कनेक्ट कर रहा है ये बट कंजंक्शन, जिसके पास अपना अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग प्रेडिकेट है। ठीक है, ये क्या है, एक क्लाउज है। ये क्या है, तो एक क्लाउज है। तो क्लाउज क्या होता है, हम बोल रहे हैं, अब हम बात करें कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज क्या होता है, मैंने कहा एक क्लाउज is a part of sentence. A clause is a part of sentence that has its own subject and predicate। एक क्लाउज जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, that has its own subject and predicate। मैं क्या कहा, ये क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस नहीं है, ये अलग सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है अलग सेंटेंस, तो सेंटेंस उसको कहा जाता है जिसके लास्ट में एक फुल स्टॉप होती है। जहाँ फुल स्टॉप जो है उसको हम बोलते हैं इंड मार्क, इंड पंक्चुएशन मार्क। ये क्या है, इंड मार्क है, इसको हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंड पंक्चुएशन मार्क। जहाँ सेंटेंस इंड हो जाता है वहाँ हम ये फुल स्टॉप लगाते हैं। क्योंकि अब यहाँ हमने पंक्चुएशन मार्क लगाया था, ये पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस का पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं क्लाउज। ये सेंटेंस जैसा ही है
ये सेंटेंस जैसा ही है, बट चूंकि ये एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट है, अकेला एक सेंटेंस नहीं है, तो हम इसको क्या बोल दिया, क्लाउज। तो क्लाउज एक सेंटेंस जैसा ही है, बट चूंकि ये सेंटेंस का पार्ट है तो हम इसको एक अलग से नाम दे रहे हैं कि ये क्लाउज है। क्लाउज क्या है? क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ठीक, एक क्लाउज है, ये भी एक क्लाउज है, ये हम समझ गए कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज तो समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्लाउज हम समझ गए, उसके बाद हम बोल रहे हैं क्लाउज written without कंजंक्शन। वह क्लाउज जिसको हम बिना कंजंक्शन के लिखते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मैन क्लाउज। उसको हम क्या बोलते हैं, मैन क्लाउज। मैन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये जो क्लाउज हमने लिखा है ये हमारे क्या हो गए, इसको हमने मोहन इनवाइटेड सोहन, इसको हमने बिना कंजंक्शन के लिखा है, तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लाउज। ये क्या हो गया हमारा मेन क्लाउज। ठीक, ये जो पूरा पार्ट है हमारा यहां से लेके यहां तक, ये हमारा हो गया मेन क्लाउज। ठीक, क्लाउज written with conjunction are of टू टाइप। जो कंजंक्शन के साथ लिखे जाते हैं वो टू टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, टू टाइप के। पहला हो गया हमारा को, पहला कौन हो गया, पहला हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज, और दूसरा हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज। दूसरा हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। क्लाउज हमारे कितने टाइप होते हैं, टोटल तीन टाइप होते हैं। एक वो होता है जिसको हम बिना कंजंक्शन के लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैन क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज। दूसरा होता है जिसको हम कंजंक्शन के साथ लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज, और दूसरे को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज किसको बोलते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो जो क्लाउज हम कंजंक्शन के साथ लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज। और वह क्लाउज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज में जोड़ रहे हैं, वह क्लाउज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज में जोड़ रहे हैं उसी के साथ हम क्या रखते हैं, कंजंक्शन रखते हैं। हम इसको नहीं जोड़ रहे, हम जोड़ रहे हैं इस सेंटेंस को, इस क्लाउज को, तो इसी के साथ हम कंजंक्शन रखेंगे, तो इसके साथ रखेंगे। और ये जिस कंजंक्शन का हमने यूज किया, यहाँ हमने यूज किया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो इस क्लाउज का नाम देंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज। और जो हमने सबनेट कंजंक्शन का लिस्ट लगाया है, अगर यहाँ सबनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा होता तो इसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो फिलहाल ये क्या हो गया हमारा मेन क्लाउज, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक, क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज। और हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसी सेंटेंस को हम बोल रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। यही सेंटेंस हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो इसको मिटा रहे हैं आप। तो इस सेंटेंस का हमने बोला कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज, दूसरा हमारा हो गया सब
subordinate clause, जो coordinate clause है, start with coordinate conjunction, ये स्टार्ट करता है स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्ट कंजंक्शन है इसको भी हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, तो अब जो हम सब कुछ तो लिखा, एक और सेंटेंस लिखते हैं कि मोहन went to the park, मोहन went to the park after he had done his homework, मोहन went to the park after he done his homework। तो यहाँ जो हमने आफ्टर लिखा है ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट 1 है, सब्जेक्ट 1 है। ये पूरा क्या है, हमने इसको बिना कंजंक्शन के लिखा है इसलिए हमारा क्या है, मेन क्लॉज है। ठीक, और यहाँ से यहाँ आफ्टर ही हैड डन हिज होमवर्क, क्योंकि हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और हम इसको बोल रहे हैं कौन सा सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमने क्या देखा, क्या देखा, तो अब हम लोग पता चल गया कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस दैट हैव वन मेन क्लॉज एंड a coordinate clause, the sentence that have one main clause and a coordinate clause, जिसके पास एक main clause हो और एक coordinate clause हो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। जिसमें क्या हो, सेंटेंस that has, sentence that has a sentence that has one main clause and a coordinate clause is called a sentence that has one main clause and a coordinate clause use for it। तो एक मेन क्लॉज होगा और उस मेन क्लॉज के लिए एक कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज किया होगा एंड ए कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज फॉर इट। ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज रहा होगा वो मेन क्लॉज के लिए यूज हो रहा होगा। अभी थोड़ा टफ हो जाएगा समझना, सिंपली ये समझ लीजिए क्या सेंटेंस इसके पास क्या एक मेन क्लॉज हो एंड अ कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, क्लॉज is called compound sentence। एग्जाम्पल हमने देख लिया। और a sentence that has
one main clause and a subordinate clause is called complex sentence। जिसके पास एक मेन क्लॉज हो और एक सबनेट क्लॉज हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उस दोनों का एग्जांपल हमने देख लिया, अब हम ये जानना चाह रहे हैं, तो हमने देख लिया वन मेन क्लॉज। उसके बाद एक और बात लिखना है, सेंटेंस कांट फॉर्म विदाउट मेन क्लॉज। बिना मेन क्लॉज के सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। एक मेन क्लॉज होगा, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, चाहे एक मेन क्लॉज होगा दूसरा सबनेट क्लॉज होगा, या फिर एक सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें तो कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज होता नहीं, सिंपल एक सेंटेंस हो तो वही मेन क्लॉज है। तो बिना मेन क्लॉज के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, तो मेन क्लॉज होना बहुत जरूरी है। यहाँ भी एक मेन क्लॉज है, यहाँ भी एक मेन क्लॉज है। तो हमने ये देख लिया कि कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं, उसको हमने ये देख लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोलते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने बोला था कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, हम यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज ये इसी के साथ लिखा है। तो अब हमने बोला था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम बोल रहे हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो मेन क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी हमने क्या बोला था? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला था। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमने बोला कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इसका क्या मतलब है? लिखिए, पॉज करके मिटा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं कि दे विल एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट यू वांट। दे विल रिटर्न व्हेन यू वांट। दे विल हेल्प द मैन whom you want। ठीक है, तो एक एक बात तो हम लोग समझते हैं। हमने लिखा कि दे विल एक्सप्लेन, ये जो एक्सप्लेन हमने लिखा है ये एक ट्रांजेटिव वर्ब है। ट्रांजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो वर्ब का जो एक्शन का इफेक्ट है जिस पर ट्रांसफर हो। तो वर्ब ने जो एक्शन किया और उसका जो इफेक्ट है जिस पे ट्रांसफर हुआ उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने लिखा कि ही शॉट द टाइगर, हमने लिखा ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर पर गोली चलाई। तो हमने शॉट किया और ये एक्शन कहाँ हो गया? टाइगर पे लग गया। तो हमने जो एक्शन परफॉर्म किया, मतलब जो सब्जेक्ट है उसने जो एक्शन को परफॉर्म किया, अब इसका इफेक्ट क्या है? उसको गोली लग गया। तो इसका इफेक्ट जिस पे ट्रांसफर हुआ वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ये ट्रांजेटिव वर्ब है, मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है और इसका जो इफेक्ट होगा कोई ना कोई रिसीव करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हम ये समझ गए। ये जो एक्सप्लेन है वो एक ट्रांजेटिव वर्ब है, मतलब हमको इसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि जैसे हम लिख सकते थे एक्सप्लेन, जैसे यहाँ हम लिखे हैं, जैसे मान लो यहाँ ये लिखे थे दे विल एक्सप्लेन द मैटर, क्या लिखे? दे विल एक्सप्लेन द मैटर, चाहे दे विल एक्सप्लेन द थ्योरी। तो यहाँ क्या है? ये जो मैटर है इस एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है, और ये एक्सप्लेन वर्ब क्या है? एक ट्रांजेटिव। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक्सप्लेन एक ट्रांजेटिव वर्ब है जिसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। हमने इसका ऑब्जेक्ट किसको बना दिया है? इसको ऑब्जेक्ट बना दिया है। इस पूरे क्लाउज को इस ट्रांजेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, व्हाट यू एक्सप्लेन।
तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट किसी एक वर्ड को ना बना के पूरे क्लाउज को एज ए ऑब्जेक्ट बना दिया, एज ए ऑब्जेक्ट बना के दिया। तो यहाँ ये काम कर रहा है एज ए नाउन क्लाउज, ये नाउन की तरह काम कर रहा था, हमने इसको क्या बोल दिया, नाउन क्लाउज। तो सबनेट क्लाउज के भी तीन प्रकार के होते हैं, एक नाउन क्लाउज, एक कोऑर्डिनेट क्लाउज, सॉरी एक नाउन क्लाउज, एक एडजेक्टिव क्लाउज, एक एडवर्ब क्लाउज। तो जो आगे जो हम क्लाउज पढ़ाएंगे उसमें डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये नाउन क्लाउज का काम कर चुकी है, एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी वर्ड जो नाउन है, तो नाउन अकेला सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कोई ना कोई क्या चाहिए। तो अगर कोई वर्ड नाउन है तो क्या हो सकता है, वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होने से मतलब हो सकता है हम उसके बारे में कुछ बता रहे हो, या फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई एक फैक्ट ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर वो कंप्लीमेंट हो सकता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा, पूरक। जो ही है वही बॉय है, बॉय ही जो है वही ही है। तो यहाँ ये क्या है, ये नाउन क्या है, ये ही का कॉम्प्लीमेंट है। तो जो यहाँ ये नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ ये नाउन क्या है, जिससे हम लिखे राम इट्स अ मैंगो। यहाँ ये यहाँ जो हमने राम लिखा ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो नाउन क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा, किसका सब्जेक्ट है, इट वर्ब का सब्जेक्ट, या ये किसी लिंकिंग वर्ब के लिए के बाद एज ए कम्प्लीमेंट यूज हो सकता है, या फिर कोई एक्शन वर्ब होगा उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो नाउन क्लाउज है, अगर कोई क्लाउज नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो अकेला यूज नहीं हो सकता। या तो किसी कोई वर्ब होगा जिसका वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, या फिर कोई वर्ब होगा या तो उसका ऑब्जेक्ट होगा, या फिर हो सकता है वो किसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब ये अकेला यूज नहीं होगा। दे विल रिटर्न, दे विल रिटर्न कब, व्हेन यू वांट, जब तुम चाहो। ये जो हमने लिखा है व्हेन यू वांट, ये क्या बता रहा है, ये जो रिटर्न एक्शन है, रिटर्न एक्शन है, ये जो रिटर्न एक्शन है उसके टाइम को रेफर कर रहा है। क्या कर रहा है, रेफर्स टाइम, ये टाइम को रेफर कर रहा है। इसको हम बोल देंगे एडवर्ब क्लाउज, वर्ब क्लाउज रेफर कर रहा है टाइम को। तो ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को होने के टाइम को रेफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये पूरा क्लाउज एज ए किसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, क्लाउज जो टाइम एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल दिया, एडवर्ब क्लाउज। तो ये जो जैसे व्हेन यू वांट, यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, व्हेन जो है क्या कर रहा है, यू वांट, व्हेन हमारा क्या है, एक कंजंक्शन है, और यू हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वांट क्या है, वांट क्या है हमारा एक वर्ब है, वाट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इस वांट का। ठीक, जैसे यू वांट व्हाट, चूंकि ये कनेक्टिंग वर्ड है इसलिए हमने सेंटेंस की शुरुआत में लिख दिया। ठीक, तो हम समझ गए यहाँ ये बता रहा है, ये रेफर कर रहा है टाइम, इसलिए हो गया एडवर्ब क्लाउज। दे विल हेल्प द मैन, दे विल हेल्प द मैन। तो हमने कहा विच मैन, किस आदमी को। तो इस आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि एक नाउन है, हमने क्या लिख दिया, whom you want, whom you want। तो जो वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ये पूरा क्लाउज क्या कर रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव क्लाउज। जो एडजेक्टिव है वो अकेले यूज नहीं हो सकता, जो कि एडजेक्टिव क्या करता है, वो किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, मतलब इसके लिए कोई ना कोई नाउन चाहिए, मतलब ये भी डिपेंडेंट है। और एडवर्ब क्या करेगा, किसी एक्शन के होने के टाइम को या फिर मैनर को रेफर कर रहा होगा, मतलब ये भी डिपेंडेंट कर रहा है। तो सारे के सारे जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है। इसलिए हमने बोला कि जो सबनेट क्लाउज है वो डिपेंडेंट क्लाउज होता है। तो जो सबनेट क्लाउज है वो डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। सामने क्यों कहा, क्योंकि वो एज ए नाउन काम कर रहे होते हैं, या फिर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे होते हैं, या फिर एज ए एडवर्ब काम कर रहे होते हैं। नाउन क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो हाउ का रिप्लाई हो, या फिर व्हेन का रिप्लाई हो, या फिर वेयर का रिप्लाई हो। यहाँ ये हाउ का व्हेन का रिप्लाई है। ठीक है, तो दे विल रिटर्न व्हेन, हम बोलेंगे व्हेन यू वांट, जब तुम चाहो। तो व्हेन का ये जो टाइम को रेफर कर रहा है कि व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, व्हेन का जो एडवर्ब व्हेन का रिप्लाई होता है वो टाइम को रेफर करता है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक, अभी दूसरा तीसरा लेक्चर है तो अभी धीरे धीरे जब पूरा पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। तो दे विल हेल्प द मैन, तो जो
एक मैन है, उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन करे? एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? या तो व्हाट काइंड ऑफ, या विच काइंड ऑफ, या व्हाट का रिप्लाई होता है, विच काइंड ऑफ। तो यहाँ किसका रिप्लाई है? विच मैन या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। ठीक, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक, क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये बात हम लोग समझ गए कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोलते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोलते हैं। अब कुछ बात लिखते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो जो नाउन क्लॉज होते हैं वो जो मेन क्लॉज के लिए इट एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कॉमा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज के लिए या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। अब चूंकि ये मेन क्लॉज के लिए यूज हो रहे होते हैं, बिना मेन क्लॉज के ये यूज हो नहीं सकते, इसलिए क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। इट describes a noun or a pronoun used in main clause। तो जो मेन क्लॉज में यूज हो रहे नाउन या प्रोनाउन होगा उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक, इट इज रिप्लाई ऑफ किसका? व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई। तो जब विच मैन, दे विल हेल्प विच मैन, व्हाट काइंड ऑफ विच का रिप्लाई। तो इन जनरल हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये क्या करते हैं? इट describes verb और adjective और another adverb used in main clause। जो मेन क्लॉज में यूज हो रहे हैं, कोई वर्ब हो सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है या फिर कोई एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब होगा उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक, ये किसका रिप्लाई होता है? ये होता है हाउ का रिप्लाई, या फिर व्हेन का रिप्लाई, या फिर वेयर का रिप्लाई। ठीक है, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे किसी ने मेन क्लॉज। तो ये तीनों जो क्लॉज हुआ ये मेन क्लॉज में हो रहे किसी न किसी वर्ड के लिए यूज होते हैं। तो मेन क्लॉज का होना जरूरी है, ये इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। तो इट इज यूज्ड फॉर वर्ड यूज्ड इन अ मेन क्लॉज। तो यूज होते हैं वर्ड जो मेन क्लॉज में यूज हुए उसके लिए। ठीक, बिठा रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर
word used in a main clause. It can't be used independently, so it is called डिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं पता चल गया। लेकिन जो मेन क्लॉज होते हैं और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो इंडिपेंडेंट एक्शन होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एक्शन होते हैं, वो किसी के लिए यूज नहीं हो रहे होते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखे थे पहले कि क्या लिखे थे कि मोहन invited Sohan and Sohan declined his invitation, उसने उसका इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया। तो ये जो क्या है, एक मेन क्लॉज है, और ये मेन क्लॉज का एक इंडिपेंडेंट एक्शन है कि मोहन इन्वाइटेड सोहन। अगर हम नहीं भी बोले तो मीनिंग कंप्लीट हो चुका है, मोहन इन्वाइट किया सोहन को। दूसरा यहाँ लिखे ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या है, सोहन डिक्लाइंड इन्विटेशन, तो मीनिंग खत्म हो, कोई किसी के लिए यूज नहीं हो रहा। तो इट इज इंडिपेंडेंट एक्शन, ये इंडिपेंडेंट एक्शन होता है। So it can be used independently. It is independent action बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सेपरेट एक्शन। यह एक सेपरेट एक्शन है, सो इट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली। ठीक, दोनों, चाहे मेन क्लॉज हो, मेन क्लॉज भी इंडिपेंडेंट एक्शन है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट एक्शन है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये कार्य क्या हो गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक।